इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर एमपीएस 001 पॉलिटिकल थ्योरी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे विद आंसर के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पूरे सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। इनमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। आप जरा एक बार ये देखिए, चैप्टर नंबर 1, 2nd, 6th, 13, 15 एंड 16 एंड इसके बाद 18, 19, 24 और 26। ये वो चैप्टर्स है जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप एक नजर पहले इन चैप्टर्स में डाल लेना ताकि आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे ना। मैं क्या करने वाला हूं, मैं पूरे सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और आपको एक एक करके समझा दूंगा ब्रीफली में, क्योंकि इनको मैंने चैप्टर वाइज समझाया हुआ है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप उस पर क्लिक करोगे आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगी। अब मैं आपको एक एक करके वो सारे क्वेश्चन समझाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। इसके बाद आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या दो चीजें तो नहीं पूछी गई है। जैसे मान लो इसके अंदर पूछा गया राजनीतिक सिद्धांत प्लस इसके अंदर आधुनिक वर्ड भी यूज किया गया है, तो आपको दोनों का आंसर देना होगा और इसमें आपको विशेषता बोला गया है। तो इस तरीके से आपको एक एक करके पॉइंट को डिस्क्राइब करना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट भरना नहीं है, 2 पेज में आपको आंसर देना है और आंसर इस तरीके से लिखना है टू द पॉइंट्स में, ताकि टीचर पढ़े तो उसको समझ में भी आ जाए। तो हम पहले क्या करते हैं, हम समझते हैं कि एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। आपको पहले ये समझना होगा आखिर पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, देन आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। हम पहले समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल एंड इस तरफ हम लिखते हैं थियरी। हम इन दोनों वर्ड को अलग अलग समझते हैं। पॉलिटिकल, जिसको हिंदी में कहा जाता है राजनीति, मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं ताकि आप एग्जाम के अंदर बनाकर भी लिख पाओ। एंड थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। यहाँ पे 2 मीनिंग हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला राजनीतिक, तो राजनीति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे राज्य के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसी को राजनीति कहा जाता है। लेकिन क्या राजनीति का मतलब सिर्फ इतना होता है? आखिर राजनीति को हम यूज में लाते क्यों है? एक्चुअल मीनिंग क्या है राजनीति का? देखो, दुनिया का कोई भी ऐसा देश है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता ही ना हो, जहाँ पे कोई संघर्ष ना होता हो, जहाँ पे लोग लड़ते ही ना हो, झगड़ते ही ना हो। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जहां पे भी समस्या है, जहां पे भी संघर्ष है, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे राजनीति है। क्यों? क्योंकि राजनीति का उपयोग या राजनीति का काम ही होता है समस्याओं का समाधान करना। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। राजनीति का मतलब क्या होता है? जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करना, दैट मीन्स उनका सॉल्यूशन निकालना। तो मेनली जो राजनीति का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है? ये रीएलोकेशन करता है। किसका रीएलोकेशन करता है? अब ये भी बहुत जरूरी है, यानी कि ये पुनः आवंटन करता है। पुनः आवंटन का मतलब वो क्या होता है? ये बंटवारा करता है। किस चीज का बंटवारा? ये करता है संसाधनों का बंटवारा। अब कौन से संसाधनों का बंटवारा? जो समाज में संसाधन है ये उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। आखिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो? क्योंकि आज सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है। आज सभी लोग चाहते हैं अपना स्टेटस सिंबल बनाना, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, सभी रिसोर्सेज पे हमारा कब्जा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गला काट प्रतिस्पर्धा है, ये बहुत भयंकर कंपटीशन हो रही है। हर एक बंदा एक दूसरे के साथ आगे निकलना चाहता है। तो यही तो एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? स्ट्रगल फॉर पावर। क्यों? क्योंकि सभी लोग संसाधनों पे कब्जा बनाना चाहते हैं और इसी दौरान वो नीतियां बनाते हैं, राजनीति कहलाती है ये। अब सभी लोग संसाधन जो चाहते हैं, ये संसाधन सीमित है, ये अनलिमिटेड हमारे पास नहीं है कि सभी को संसाधन मिल जाए। मान लो कि सभी को कट्टे भर के पैसे बांट दिए जाए, तो क्या सभी लोग मर्सिडीज कार खरीदने जाएंगे तो सबको मिल जाएगा? नहीं, कार रातों रात नहीं बनती, उसको बनने में सालों साल लग जाता है। आपको कट्टे भर के पैसे तो बांट दिए गए, लेकिन आप सब कुछ कहां से मैनेज कर पाओगे? जिम्बाब्वे एक देश है, वहां पे यही किया गया था, सबको कट्टे भर भर के पैसे बांट दिए गए थे, पूरा जिम्बाब्वे बर्बाद हो गया। आज तक वो भरपाई कर रहा है। तो राजनीति का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है जहां पे भी संघर्ष है उस संघर्ष के समाधान के लिए राजनीति को यूज किया जाता है। तो राजनीति का सिंपल मतलब है संघर्ष का समाधान करना। जहां पे भी संघर्ष है वहां पे राजनीति होगी, और जिस जगह पे राजनीति नहीं हो पा रही है समझ लेना वहां पे युद्ध चल रहा है, संघर्ष हो रहा है। संघर्षों का समाधान करने के लिए ही राजनीति आती है। अब इसके लिए बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारी इसकी थ्योरीज है। अब उनको एक ही वीडियो कवर करना मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है।
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वाले वीडियो को देख लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा राजनीति का डीपली मतलब क्या है। तो राजनीति का पहला काम क्या होता है? समस्याओं का समाधान करना और संसाधनों का इस तरीके से बंटवारा करना ताकि मैक्सिमम लोग संतुष्ट हो जाए, क्योंकि भाई तो राजनीति है ना, नीति बनाने का काम तो राज्य ही करेगी ना, तो इन सब चीज को डिसाइड करती है राजनीति। इसके बाद आता है सिद्धांत। अब सिद्धांत का मतलब थ्योरी है। जो सिद्धांत है ये भी लैटिन भाषा के वर्ड से निकली है, थ्योरिया और थ्योरमा, इन दोनों को मिलाकर बनी हुई है थ्योरी। जैसे कि जो पॉलिटिक्स वर्ड है ये लैटिन के पोलिस वर्ड से निकली है, जिसका मतलब होता है शासन करना। आपस में जितने भी लोगों की जो एक्टिविटी है, जो पहले पोलिस के अंदर जो यूनान के जो सिटी स्टेट हुआ करते थे, जैसे कि स्पार्टा हो गया, एथेंस हो गया, वहां पे जो भी लोग एक्टिविटी क्या करते थे उनकी एक्टिविटी को ही पॉलिटिक्स कहा जाता था, और वहीं से ये टर्म निकल कर आया। सेम इस तरीके से थ्योरी भी थ्योरिया और थ्योरमा दो वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है हमारे आसपास जो भी घटना घट रही है उनको समझना, उनकी व्याख्या करना यानी कि उनको एक्सप्लेन करना, और कमियां हैं तो क्रिटिसाइज करके उसमें रिफॉर्म करने के लिए सुझाव देना। यह है सिद्धांत, थ्योरी। अब थ्योरी क्या करता है? मान लो कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, जो उसको उठाता है और उस पर गहन अध्ययन करता है। अब जैसे कि एक इंसान है, अब इस इंसान के एक अपने विचार होंगे, ये थॉट होंगे, तो अलग अलग लोगों ने मिलकर पॉलिटिकल रूप से या समाज के जो भी समस्या है उस पे उन्होंने अपने विचार दिए हैं। जैसे मान लो समानता, इक्वालिटी, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, जस्टिस यानी कि न्याय, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रातों ये कॉन्सेप्ट आ गए हैं, कई सदियों पुराने समय से इनके ऊपर लोगों ने अपने विचार दिए हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पे कई सारे लोगों ने अपने विचार दिए, बट एंड में आके गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का कॉन्सेप्ट दिया जब अब्राहम लिंकन ने, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से प्लेटो, एरिस्टोटल टाइम से इन सब चीज की डिस्कशन हो रही है। जैसे कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी सिर्फ इसलिए कर लिया, ये पता करने के लिए कि दुनिया का सबसे अच्छा शासन कौन सा है। अब प्लेटो, जिसको पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है, फिर उसने भी अपने विचार दिए, तो जो उन्होंने अपने थॉट्स दिए वो पॉलिटिकल थॉट्स कहलाए, राजनीतिक विचार कहलाए। तो जितने भी लोगों ने अपने विचार दिए हैं वही विचार सिद्धांत बन जाता है, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे हो जाते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता के ऊपर इसके द्वारा ये कहा गया, इसके द्वारा ये कहा गया, अब इनके द्वारा ये कहा गया। अब इन सब के विचारों को हम समझते हैं, जिसका विचार अच्छा लगता है देश उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल है, जब चीजों पे हम डिबेट कर रहे होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लोगों के विचार हैं, तो जब कोई भी विचारक अपने संपूर्ण अध्ययन से, अपने अनुभव से वो विश्लेषण करके, उसकी आलोचना करके वो पूर्ण तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करता है या अपने पूरे विचार दे देता है, उसे को सिद्धांत कहा जाता है। तो जैसे हमने देखा पॉलिटिक्स का क्या काम है, अब ऐसे हम देखते हैं सिद्धांत का क्या काम है। सिद्धांत का दो काम है। सबसे पहला काम इसका क्या है? देखो, सभी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि संविधान होता है, और संविधान हमें राइट्स भी देता है। तो सिद्धांत का काम मेन ये होता है, ये पता लगाना, या आप यूं कह सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी, इसका जो मेन काम है वो क्या है? लोगों को कितनी स्वतंत्रता मिले, एंड राज्य को, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इसको कितनी शक्तियां मिले, ये बताता है हमें पॉलिटिकल थ्योरी। समझ में आ गया आपको? अगर स्टेट को ज्यादा शक्तियां दे देंगे तो लोगों की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी, लिबर्टी खतरे में आ जाएगी। ऐसा क्यों? हमने देखा हिटलर के टाइम पे, हमने देखा मुसोलिनी के टाइम पे, अगर इनके पास शक्तियां ज्यादा है तो अपनी मनमानी करेंगे भाई। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये डिवाइड करता है कि भाई राज्य को इतनी शक्तियां दो और लोगों को अपने आप ही इतनी स्वतंत्रता मिल जाएगी, ना इनको कोई दिक्कत, ना इसको कोई दिक्कत। ये है पॉलिटिकल थ्योरी का काम। अब आया आपको समझ में? ऐसे ही अगर लोगों के पास स्वतंत्रता होगी एंड अधिकार होंगे तो वो अपने जीवन को सही से चला पाएंगे। राज्य को कितनी शक्तियां मिलनी चाहिए जिससे कि बैलेंस बना रहे, ये किसका काम है? पॉलिटिकल थ्योरी का काम है। राजनीतिक सिद्धांत का सबसे मेन काम होता है व्यक्ति को कितनी आजादी मिले और राज्य को कितनी शक्तियां मिले, ये बताना। अब इसको लेकर भी अलग अलग आइडियोलॉजी है जो डिफाइन करते हैं। जैसे पहला आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म, जिसको उदारवाद कहा जाता है। ये बोलता है कि स्टेट अगर मिनिमम वर्क करेगा तो लोगों की स्वतंत्रता आराम से मस्त तरीके से रहेगी, कोई खतरा होगा ही नहीं। क्योंकि जब भी स्टेट को कानून बनाएगा तो लोगों की लिबर्टी खतरे में आएगी, क्योंकि स्टेट मना करता है हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। स्टेट क्यों बोलेगा भाई हमें ऐसा? ये कहता है लिबरलिज्म, उदारवाद। इसके बाद एक और थ्योरी आई जिसका नाम है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। ये हम आगे पढ़ने वाले। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई मैक्सिमम पावर जो है ये राज्य के पास तो हो, लेकिन उन लोगों के पास ना हो जो पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं।
अब इनके पास सारी पावर आ जाएगी तो बेचारे जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, फार्मर, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, इनका बहुत एक्सप्लोटेशन होगा। इसलिए ये कहते हैं कि राज्य के ऊपर मजदूरों, किसानों का राज होना चाहिए। और जिस टाइम सभी लोग अपना शासन खुद चलाने लग जाएंगे तो स्टेट की कोई नीड ही नहीं रहेगी। इसलिए स्टेट को खत्म कर देना चाहिए। ये जस्ट एक विचार है, मैंने आपको बताया ना पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है, अलग अलग लोग अपने विचार देंगे। जैसे लिबरलिज्म है, ये आइडियोलॉजी है, ये एक थ्योरीज है, ये किसी इंसान ने ही दिया है। जैसे हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, डेविड रिकार्डो हो गया, बहुत सारे थिंकर्स है। अब उन सबके नाम मैं नहीं बता रहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मार्क्सिज्म है, अब ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा दिया गया है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, लेनिन, स्टोलिन, माओ से तुंग, बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं। एंड इसके बाद और भी थिंकर्स आए जैसे अराजकतावादी, अनार्किस्ट, वो कहते हैं कि स्टेट को खत्म कर दो, ये रहेंगे तो लिबर्टी खतरे में आएगी। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी पूरा जो डिबेट चल रहा है वो इसी बात पे चल रहा है कि स्टेट को कितनी पावर दे और लोगों को कितनी लिबर्टी दे। जैसे अनार्किस्ट बोला मैंने आपको, इन्होंने अपने विचार दिए, ये स्टेट का सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद आ जाते हैं कल्याणकारी वाले भाई, वेलफेयर वाले। अब ये बोलते हैं कि वेलफेयर करने के लिए स्टेट का रहना बहुत जरूरी है। अब ये स्टेट का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग हुई है वो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी से हुई है। अब ये धीरे धीरे करते 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 ये स्टेट के बिल्कुल डिक्टेटरशिप तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि हिटलर और फांसीवाद में मुसोलिनी तक पहुंच जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग तो एक बंदे की लिबर्टी की बात करते हैं ये, और धीरे धीरे करते 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 स्टेट पावरफुल होता है, फिर वो डिक्टेटरशिप बन जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपको बताना है पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता क्या है। अब इसके फीचर्स पूछे गए आपके क्वेश्चन के अंदर। फीचर्स में आपको बताना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो बौद्धिक एवं राजनीतिक कृति है। वो एक इंसान की इंटेलेक्चुअल, उसके मन में जो उसके बुद्धि में उसके विचार है, उसी का तो एक रूप है जो वो अपने बुक में लिखता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे प्लेटो है, इसकी एक बुक आई थी जिसका नाम था रिपब्लिक। तो इस बंदे ने भी अपनी बुक के अंदर अपने थॉट्स दिए हैं। जैसे प्लेटो के बाद आया भाई एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने भी अपनी बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, और इस बुक के अंदर भी इसने अपने थ्योरीज दिए, पॉलिटिक्स के ऊपर दिए, स्टेट के ऊपर दिए, सिटीजनशिप के ऊपर दिए, काफी सारे थ्योरीज दिए। तो इन सब के अपने अपने व्यूज होते हैं अपनी कृति यानी बुक के अंदर। पहला फीचर ये है। दूसरा, इतिहास की व्याख्या भी करता है पॉलिटिकल थ्योरी। आज देखो, आज जो भी हम चीज ये देख रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या आज के दिन है? नहीं, हजारों सालों पहले से ही इन पे डिबेट चल रहा है। ये डिबेट का इशू रहा है ये। तो उन टाइम के विचारों को उठाते हैं, ये इतिहास को खंगालते हैं, और जहां पे भी जो विचार मिलता है उसको उठाते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। यानी कि इतिहास की व्याख्या करते हैं, उस टाइम पे क्या कहा गया था और आज क्या कहा जा रहा है, उनका लिंक बनाते हैं, क्या रिलेवेंट है या नहीं है, उस टाइम के विचारों की आज इंपॉर्टेंस है या नहीं है तो रखते, नहीं है तो नकारते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, विशेष विषय पर आधारित है। ये किसी विशेष विषय पर आधारित होते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको बताया अभी, मान लो डेमोक्रेसी है, तो ये डेमोक्रेसी भी अपने पूरे विचार देंगे। अब डेमोक्रेसी के ऊपर सबने अपने विचार दिए, सब देते गए, सब देते गए, सब देते गए। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई लगेगा कि इससे ये अच्छा है, इससे ये अच्छा है, इससे ये अच्छा है और इससे ये अच्छा है। यानी सबके विचार तो बुरे हो ही नहीं सकते। अगर 10 लोग अपने विचार दे रहे हैं, 10 में से कोई सा तो एक होगा जिसके विचार कुछ सही लगेंगे हमें। आज जैसे एग्जांपल देता हूं, दुनिया भर के अंदर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है, लोकतंत्र सबसे अच्छा है। तो लोकतंत्र सबसे अच्छा कैसे है भाई? अब बताइए जरा। लोकतंत्र के अंदर जो मेजोरिटी में है उसका शासन होता है, लेकिन माइनॉरिटी वाले कहां गए? फिर भी इसको अच्छा शासन माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अब मान लो कि 2 जने इलेक्शन में खड़े हैं और वोटिंग करने वाले 20 लोग हैं। अगर 20 लोगों में अगर 11 लोगों ने इसको वोट कर दिया और 9 लोगों ने इसको वोट कर दिया, तो ये बंदा जीत गया। मेजोरिटी ने इसको सपोर्ट किया है, यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट कर दिया। अब जरा खुद देखिए आप, इसको सिर्फ 11 लोगों ने पसंद किया 20 लोगों में से, लेकिन अब ये राज किस पे करेगा? ये पूरे 20 लोगों पे राज करेगा, इन 9 पे भी राज करेगा जिसने इसको नकार दिया था। तो डेमोक्रेसी तो यही है ना भाई। तो इसके कुछ अपनी कमियां भी है, जिससे कुछ अच्छाइयां भी है। जैसे अरिस्टोटल ने कहा था भाई, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, भाई ये तो भीड़ तंत्र है, एक पूरी भीड़ लगी होती है इसके अंदर। तो कुछ कमियां भी है, लेकिन दुनिया भर के अंदर इसको महान रूल का तरीका माना गया है। लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है। अब ये भी तो इसकी कमियां दिख रही है यहाँ पे, बट इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया ना। तो सेम इस तरीके से सबके अपने अपने विचार होंगे और ये विचार चलते रहेंगे। आपको लगता है कि इंसान का जो थॉट प्रोसेस है कभी बंद हो सकता है? कभी भी नहीं। आज भी कई टॉपिक्स के ऊपर ये विचार दिए जा रहे हैं। इसीलिए आज जो हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
ये पहले सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत हुआ करता था, अब इसमें एक नया वर्ड जोड़कर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत बना दिया गया। यानी कि आज के टाइम के जो जो विचार है ये भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेवर से द एंड, दैट मीन्स समाप्त शब्द का नाम मत लो। जो इसका मूल सिद्धांत है समाप्त शब्द का नाम मत लो। थ्योरी का मेन मतलब क्या है भाई, समाप्त हो ही नहीं सकता। अब डेमोक्रेसी में जो जो अपने विचार दे रहे हैं ये सदियों से विचार अब तक दे ही रहे हैं, तो समाप्त शब्द का नाम मत लो, नेवर से दैट। एंड इसके बाद क्या है, तो स्पेसिफिक टॉपिक पे ये आधारित होता है, सुझाव भी देते हैं ये पहले के क्या विचार है, आज से क्या विचार है, उनको इकट्ठा करना, उनको एकत्रित करना, उसके बाद उसके ऊपर अपने थॉट्स देना, अगर उसके अंदर कुछ कमियां है तो सुझाव देना। डेविड स्टर्न हो गए, काफी सारे थिंकर्स इसके अंदर है। एंड ये स्पेशल विचारधारा पे आधारित होता है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर स्पेशल विचारधारा क्या होता है, जैसे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कंजर्वेटिज्म, जिसको हम रूढ़िवाद कहते हैं, जो पुराने विचारों को समर्थन करते हैं, जो हजारों साल जो चला आ रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं। एंड इसके बाद भी हमने देखा अनार्किज्म, ऐसे कई सारे थ्योरीज हैं। एंड फेमिनिज्म, नारीवाद, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। तो ये सब विचारधारा जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही पढ़ा जाता है। इन सब से मिलकर ही पॉलिटिकल थ्योरी बनता है, राजनीतिक सिद्धांत बनता है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगा तो कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूं मैं, आपको बस ब्रीफली में समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब एक बंदा हुआ जिसका नाम था जॉन रॉल्स, अब इसने अपने व्यूज दिए हैं न्याय के सिद्धांत पे। अब आपको अब समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही देखा था ना कि अलग अलग टॉपिक के ऊपर लोग अपने विचार देंगे। अब या तो उन विचारों पे अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे, या जो भी आपसे पूछा गया न्याय के बारे में, अगर आपको स्पेसिफिक किसी बंदे का नाम नहीं भी दिया गया है, थिंकर का नाम नहीं भी दिया गया है, तो भी आपको इनके व्यूज बताना ही होगा। आंसर में आप चाहे कितने भी राम कहानी लिख लो, अगर आपने थिंकर के व्यूज नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब मैंने अपनी DU से MA कंप्लीट करी तो उस टाइम पे मेरे 79% आए। जब मैंने इग्नू से अपनी MA कंप्लीट करी तो इस टाइम पे मेरी 86% है। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या डिफरेंस रहा, डिफरेंस यही रहा था कि मैंने DU में थोड़े कम थिंकर्स लिखे और इग्नू में मैंने भर भर के थिंकर्स लिखे, फ्लो चार्ट का बड़ा अच्छा से यूज किया। परसेंटेज का आप डिफरेंस दे सकते हो आप। मैंने डबल MA इसी वजह से ही किया था ताकि आप सबको जो मैं पढ़ाऊं तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 साल पहले मैंने अपनी MA कंप्लीट कर ली। यही रीजन है आपको ये बताने का, ताकि आपके भी उतने ही मार्क्स आए जो चीज आपको यहाँ पे समझना है समझाने के बाद। देखते हैं न्याय के सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के क्या विचार है। इसी को और में दिया गया है, याद रखें कि सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जो अधिक प्राप्त कर रहे हैं। यह क्वेश्चन इस बार आया था 2023 के जून सेशन में। तो कैसे घुमाया गया है, देखो ये क्वेश्चन दोनों बहुत सेम, डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस इसको घुमा दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, वो आपको घुमा कर दिया जाएगा। अब आपको यही समझना है। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि सबसे खुश लोग वे नहीं है जो ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, जिनको ज्यादा मिल रहा है, बल्कि जो अधिक दे रहे हैं। यानी कि जो ज्यादा दे रहे हैं वो ज्यादा खुश लोग हैं आज के जमाने में। अब ऐसा क्यों कहा गया भाई, इसमें आपको बताना है न्याय की अवधारणा में। आपको मैं पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं जॉन रॉल्स के बारे में, जिन्होंने थ्योरीज दी है। ये देखिए भाई, ये हमारे हैं जॉन रॉल्स। इन्होंने एक बुक लिखी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखो बुक के नाम हो गए, इनके व्यूज हो गए, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप MA के स्टूडेंट बन पाओगे। इन्होंने जो बुक लिखी ये 1971 में ही लिख डाली थी इन्होंने, और न्याय के ऊपर इन्होंने अपने विचार दिए कि आखिर जस्टिस का मतलब होता क्या है। तो जॉन रॉल्स यहाँ पे कहते हैं, एक इमेजिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले, कि मान लो कि एक ऐसा टाइम था जब लोग तो थे बट उनको यही नहीं पता था कि उनके राइट्स भी होते हैं, उनके पास बुद्धि भी है, दिमाग भी है, उनको कैसा यूज करना है। सब इक्वालिटी के साथ रह रहे थे, किसी के साथ कोई भेदभाव था ही नहीं, सब मजे से रह रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो इस तरीके से ये था, एक पर्दे के अंदर रह रहे थे वो, कह सकते हो आप कि यहाँ पे एक पर्दा लगा है, तो पर्दे के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर का समाज नहीं दिख रहा, जहाँ पे काफी डिस्क्रिमिनेशन है, ऊंच नीच है ना। क्योंकि न्याय की भावना तभी आएगी ना जब लोगों के साथ अन्याय हो रहा होगा। मैं समानता की मांग तो तभी करूंगा जब मेरे साथ असमान व्यवहार किया जा रहा होगा। सेम इस तरीके से ही जब लोगों के साथ न्याय के व्यवहार किया जा रहा था कोई दिक्कत नहीं थी। जब लोगों के साथ अन्याय का व्यवहार हुआ, उनको जो मिलना चाहिए था उनको ये नहीं मिला, उनका हक मार लिया गया, तो न्याय का कॉन्सेप्ट आया, जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे आते हैं जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या कहा, हमें सोसाइटी में सबको ध्यान देना पड़ेगा। अगर सोसाइटी में सबको हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। कैसे दिक्कत आएगी, मान लो ये साइकिल है, मेरी ड्राइंग दोस्त इतनी अच्छी तो है नहीं जो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये चैन होती है, साइकिल की चैन नहीं है, ठीक है। अब जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, मान लो ये साइकिल है, अगर साइकिल की एक कड़ी टूट गई बीच में से तो क्या ये चैन घूम पाएगी? फिर नहीं घूम पाएगी, जाहिर सी बात है, पूरा चैन काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही अगर सोसाइटी का
एक वर्ग बहुत कमजोर रह गया, बिल्कुल बैकवर्ड में, बिल्कुल हाशिए पर रह गया, वो वीक रह गया, तो ये पूरे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर ये गरीब है, 2 वक्त की रोटी तक नहीं नसीब हो रही है इसको, तो ये हड़ताल करेगा, धरने करेगा, प्रदर्शन करेगा, इससे भी काम नहीं बना तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, मर्डर करेगा, इस स्टेट की धज्जियां उड़ा देगा ये। किसी भी बैकवर्ड क्लास को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जॉन रॉल्स यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना सिद्धांत देते हैं। अपने सिद्धांत में ये 3 बातें कहते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं सभी को इक्वलिटी मिलना चाहिए। दूसरा, सभी को लिबर्टी भी मिलना चाहिए। इक्वलिटी दे तो लिबर्टी मत दो तो कोई फायदा नहीं है। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक हेड है तो एक टेल है, और दोनों एक ही सिक्के में लगे रहते हैं। अब ये तो तीसरा कहते हैं, ये कहते हैं जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड लोग का मतलब जो पिछड़े लोग हैं, इन पिछड़ों में भी जो सबसे पिछड़े हैं, हमें उनको सबसे ज्यादा देना चाहिए, तभी असलियत में न्याय होगी, अदरवाइज जस्टिस नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो ये पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में ये सारे लोग रह रहे हैं, मैं यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इतने जो लोग हैं ये बेचारे बैकवर्ड हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, और कैसे तैसे करके जुगाड़ अपना कर ले रहे हैं ये, बट बहुत मुश्किल हो रहा है इनका जीना। सरकार यहाँ पे आती है, बट इधर के जो लोग हैं ये इतने पिछड़े हैं, ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। तो जॉन रॉल्स यहाँ पे क्या कहता है कि जो ये तो अगड़े के लोग हैं, ये काफी अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी कि जो पिछड़े हैं, और इन पिछड़ों में भी जो पिछड़े हैं, हमें इनकी सबसे ज्यादा हेल्प करनी है। इसलिए अमीरों से टैक्स लो और इनको इकोनॉमिक हेल्प दो सब्सिडी के रूप में, तभी जस्टिस हो सकती है, अदरवाइज जस्टिस नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन में भी कहा गया, याद रखें कि सबसे खुश लोग वे नहीं है जिनको सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है, बल्कि जो अधिक दे रहे हैं असलियत में वो खुश वही है। आप किसी की एक बार हेल्प करके देखो और आपके सामने वो मुस्कुरा जाए, आपको लगेगा मैंने आज दुनिया में सबसे अच्छा काम किया है, बड़ा मजा आता है। इसी को न्याय के साथ जोड़कर पूरा आंसर बना दिया गया है। आया कुछ समझ में? तो ये है पूरा न्याय का सिद्धांत। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डीपली समझाया हुआ है अपने चैप्टर वाली वीडियो के अंदर, आप इस वाली वीडियो जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा आपको। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा न्याय का सिद्धांत का। अब इसकी आलोचना भी की जाती है कि भाई हम पहचाने कैसे, सोसाइटी में जो सबसे पिछड़ा है, पिछड़ों में भी पिछड़ा है, हम इसको पहचाने कैसे, हम इनको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे भाई। अब आपसे कोई पूछेगा कि आपको ये मिलने वाला है, हाथ खड़ा करो, पिछड़ा कौन है? भारत जैसे देश में सब हाथ खड़ा कर देगा, हाँ भाई मैं ही तो सबसे पिछड़ा हूँ। हमारे गली में राशन लोग लेने आते हैं कार पे बैठकर, अरे भाई राशन छोड़ दो यार, ये उनके लिए, इनको राशन नहीं मिलता, क्या कर सकते हैं भाई, मेंटेलिटी यही है। तो विकासशील देशों में और महामारी है, कौन बताएगा भाई मैं पिछड़ा हूँ? अब बोल देगा भाई मैं ही तो पिछड़ा हूँ, मुझे तो मिलना चाहिए ये, अरे मैं ही तो बनाऊँ इसको लेने के लिए। आई समझ में आपको? ये आलोचना आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्तव्यों तथा अधिकारों के अंतर संबंधों का परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि इंटर रिलेशन क्या है ड्यूटीज एंड राइट्स के बीच। देखो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो उसके बदले में हमसे कुछ के लेता भी है, वो है ड्यूटीज। जैसे हमारे देश के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह है। लेकिन जो ड्यूटीज है ये भी बदले में हमसे लिया गया है। अब जैसे हमें अपने नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ऐसे कई सारे ड्यूटीज बना दिए गए जो एक देश के नागरिक होने के नाते देश हमसे ये इच्छा रखता है या देश चाहता है कि हम अपने देश के नागरिक होने के नाते ये हम अपने देश के प्रति करें। राष्ट्रवाद की भावना, देश की एकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इनका सम्मान करें। तो ये कैसे होगा? ड्यूटीज से ही होगा। तो यही आपको बताना है, राइट्स के बदले में जो ड्यूटीज हमसे ली जाती है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा रूस से ही लिया गया था, और उन्होंने इसको जोड़ा था। आपातकाल चल रहा था, याद है आपको? पहले नहीं था ये फंडामेंटल ड्यूटीज, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ही जोड़ा गया था। इसके बाद है नागरिक समाज का क्या महत्व है। देखो सिविल सोसाइटी, अब किसी भी देश के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं वो एक सिविल सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं, वो नागरिक समाज होता है। अब नागरिक समाज होने के नाते अब उनके ऊपर राज्य के कानून जो बनते हैं वो लागू भी होते हैं। राज्य के कानून सिविल सोसाइटी पे तो लागू होते हैं, और जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, अब चाहे वो सरकार की आलोचना करना हो, सरकार की प्रशंसा करनी हो, सरकार की तारीफें करनी हो, कानून को मानना ना मानना, सिविल सोसाइटी के लोग मिलकर आपस में अपने ही प्रति वो लॉयल होते हैं, जिससे कि एक देश को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रेगुलेट किया जा सके। लेकिन इन सिविल सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि आपस में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनकी कॉमन इंटरेस्ट होता है। मेरा जो इंटरेस्ट है क्या पता सामने वाले का भी हो, तो लोग आपस में जुड़ते हैं। हम आपस में ग्रुप इसलिए ही बना पाते हैं क्योंकि मेरे विचार उसके थॉट मैच खाते हैं, जाहिर सी बात है ये। इसलिए जो राज्य के संबंध है सिविल सोसाइटी से, नागरिक समाज से, वो हमेशा से पॉजिटिव और नेगेटिव भी रहे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे देखो स्टेट के साथ लोगों के रिलेशन कैसे नेगेटिव हो गए थे,
लोगों ने विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि लुई सोल्वा काफी अत्याचार कर रहा था, हैवी टैक्स इंपोज कर रहा था उन पे, लोगों पे अत्याचार हुआ तो पूरी सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई। यही वो सिविल सोसाइटी है जो देश से करता धरता होते हैं। तो इसमें बताना है आपको इन सिविल सोसाइटी का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड इसके बाद है सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह की अवधारणा। ये गांधी जी का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तो बिना पढ़े भी आप पूरा लिख सकते हो। इसमें आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा यानी कि सभी को मिलकर अवज्ञा करनी है। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? कहना नहीं मानना है अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के टाइम पे जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ये बताना है, सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट एंड सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट। तो गांधी जी कहते थे दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत सच्चाई में है। आप अपने सच्चाई पे खड़े रहो, जीत आपकी एक दिन जरूर होगी। हाँ, ये बात भी सच है कि दर्द दुख बहुत ज्यादा आपको होने वाला है, कठिनाइयां जरूर है इस रास्ते में, लेकिन मजा जीने में इसी रास्ते में आता है। गांधी जी की ये सब जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको बताना है। तो गांधीवादी सत्याग्रह कॉन्सेप्ट, जैसे सत्याग्रह जो आंदोलन थे स्टार्टिंग गांधी के 3 आंदोलन, जिसमें चंपारण का, खेड़ा का, अहमदाबाद का, पहले रेफरेंस लेके उसको बताना कि गांधी जी ने इनको चलाया, इन आंदोलन में उनको जीत मिली। उसके बाद गांधी जी का जो दबदबा था वो बढ़ता चला गया और देखते ही देखते सत्याग्रह का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैल गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताते हुए बताना है आपको गांधी जी हमेशा से सत्य पे बल देते थे, अहिंसा पे बल देते थे, और गांधी जी हमेशा से स्टेट का जो इंटरफेयर होता था लोगों में वो इसका हमेशा से विरोध करते थे। वो कहते थे कि अगर हमें लोगों को लिबर्टी देना है तो स्टेट का इंटरफेयर कम से कम करना होगा। हमें राम राज्य बनाना है, ना कि दानव राज्य बनाना है। दानव राज्य अंग्रेजों का राज्य जो लोगों पर अत्याचार कर रहा था, राम राज्य जिसमें लोग खुद अपने शासन को चलाएंगे और वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये सब कुछ लोगों पर डिपेंड करता है। इसी को गांधी जी राम राज्य कहा करते थे। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंसर लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये गारंटी देता हूं मैं आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदारवाद की अवधारणा तथा उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब आपको बताना है उदारवाद के बारे में। एंड इसी के और में दिया गया है क्लासिकल उदारवाद। अब क्लासिकल उदारवाद का मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको समझाया था अभी लिबरलिज्म के बारे में। उदारवाद एक सिंपल एक आइडियोलॉजी है, थॉट है। जैसे कि अलग अलग लोगों के अपने विचार होते हैं। कोई कहता नहीं है कि भाई यार देख, मेरे को ना रोक टोक मत क्या कर, मेरी जो मन में है मैं वो करूंगा भाई, समझ में आ गया तेरे को? फिर कोई कहता है ओए सुन, अपनी मत चलाया कर, अपने पेरेंट्स की सुना कर। ऐसे भी लोग होते हैं। तो इन दोनों में जो पहले किस्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुझे रोक टोक मत क्या कर, मैं अपने आप सब कुछ काम कर लिया करूंगा, ये हो गए लिबरलिज्म वाले। और इसी में जो दूसरे किस्म के लोग थे वो अपनी मत चलाया कर, अपने पेरेंट्स की सुना कर, ये हो गया मार्क्सिज्म वाले। और इन्हीं विचारों से मिलकर पूरा एक विचारों ग्रुप बनता है। और इन विचारों का जो ग्रुप होता है, थॉट प्रोसेस जो होता है, ये एक आइडियोलॉजी बनाता है। और इन्हीं आइडियोलॉजी को हम अब पढ़ने वाले हैं एक लिबरलिज्म के रूप में, उदारवाद के रूप में। अब उदारवाद का मतलब क्या होता है हम पहले ये समझते हैं। देखो, उदार मतलब होता है खुलापन, जो स्वतंत्रता की बात करता है, जो लिबर्टी की बात करता है, जो डेमोक्रेसी की बात करता है, जो सोसाइटी में जस्टिस की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। एंड सबसे बड़ी बात ये बोलता है स्टेट को कम से कम मिनिमम वर्क करना चाहिए और लोगों पे सारा काम छोड़ देना चाहिए। यानी कि लोग खुद डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उदारवाद का ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। यानी कह सकते हो आज से लगभग 500 550 साल पहले ये एक आइडियोलॉजी निकल कर आई। और इस आइडियोलॉजी के आ जाने के बाद दुनिया भर के अंदर लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। और ये जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म, उदारवाद, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले जो थे वो थे होब्स। इन्होंने सबसे पहले अपने विचार दिए। इसके बाद जॉन लॉक आया, फिर रूसो आया। इन्होंने अपने विचार देते गए और लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये चलता गया। तो मेनली जो उदारवाद का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, अब आपको ये समझना होगा। देखो, 15वीं सेंचुरी से पहले क्या हुआ करता था? राजतंत्र हुआ करता था। एक स्टेट के ऊपर राजा का राज हुआ करता था और सबसे ऊपर राजा होगा, उसके नीचे सामंतवाद होंगे। आपने नाम सुना होगा सामंतवाद। सामंत कौन होते थे? लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। अब ये राजा के साथ मिलके बड़े बड़े जमीनों के मालिक बन जाते थे और बेचारे किसानों से खेती करवा के उनको एक्सप्लोटेशन किया करते थे। अब ये प्रथा बहुत सालों चली आ रही थी। इसको मिडिएवल एज के अंदर आपने पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास में या मध्यकालीन यूरोप के इतिहास के अंदर ये चल रहा था। तो इसी कल्चर को खत्म करके राजतंत्र में जो ये तानाशाही चल रही थी राजा की, इसी कॉन्सेप्ट को खत्म करके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होते नहीं थे, अब आया उदारवाद का कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि राजा लोगों की सहमति से बनना चाहिए। लोगों ने अपनी सहमति दी हुई है वो राजा रहेगा, अदरवाइज राजा को गद्दी से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ से उदारवाद का कॉन्सेप्ट आया। तो उदारवाद क्या कहता है? समाज के अंदर लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता हो, मुक्त अर्थव्यवस्था हो, मुक्त बाजार हो, फ्री मार्केट हो और रेगुलेशन लोगों की इच्छा के अनुसार हो। स्टेट मिनिमम वर्क करेगी, बाकी मैक्सिमम काम लोग खुद कर लिया करेंगे। स्टेट का काम होता है लोगों को सिक्योरिटी देना, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना।
जैसे कि मान लो मार्केट है, मार्केट में ये मार्कर कितने रुपए का बिकेगा ये स्टेट यानी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो लिबर्टी है मार्केट के अंदर, अब ये खतरे में आ जाएगी लिबर्टी। इसलिए मार्केट के अंदर लोगों के पास पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि भाई मार्केट की डिमांड ज़्यादा है तो भाई वो प्राइस बढ़ा देंगे, भाई डिमांड ज़्यादा हो रही है भाई इसकी प्राइस बढ़ा दो। अगर डिमांड कम हो रही है तो इस मार्केट को बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, लोग खरीदने नहीं आ रहे, प्राइस कम कर देंगे क्या तो लोग खरीदने आ जाएंगे। तो लोग अपने आप ही डिमांड और सप्लाई का जो रूल होता है इसके अकॉर्डिंग वो अपना सारा काम करेंगे। स्टेट कुछ फालतू नहीं बोलेगा भाई, स्टेट नहीं बोलेगा। अगर स्टेट ने कुछ पंगा किया लोग विद्रोह कर देंगे, क्यों? क्योंकि उनकी लिबर्टी खतरे में आ जाएगी भाई। तो आपको ये बताना है उदारवाद का कॉन्सेप्ट। उदारवाद आजादी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया है उदारवाद का, इसके अंदर अभी आपको मैंने बताया होब्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया, फिर लोक ने ये कॉन्सेप्ट दिया, रूसो ने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसके बाद भी कई सारे थिंकर्स आए, जैसे जेएस मिल आया, जेम्स मिल आया, हर्बर्ट स्पेंसर आया, डेविड रिकार्डो आया, कई सारे ऐसे थिंकर हुए। इनमें भी ये जो थिंकर होब्स जो है ये कहता है कि राज्य को बनाओ, राज्यों को बनाया लोगों ने ही मिलके है, और जब लोगों ने अपनी सहमति दे दी है तो जो राजा राज कर रहा है अब उसकी मर्जी है भाई, वो अपना जो भी काम करेगा, लोगों को अधिकार नहीं होगा कि वो राजा को हटा दे। इसके बाद जब जॉन लोक आया, इसने कहा कि हाँ राजा को या राज्य को लोगों ने बनाया है नो डाउट, लेकिन अगर राजा या स्टेट, क्योंकि जो राजा है वो स्टेट के नाम पे ही काम कर रहा होता है, अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, तो लोगों को अधिकार होगा कि वो उस राजा को हटा दे। और ये हटाने का अधिकार होब्स ने नहीं दिया, ये हटाने का अधिकार लोक ने दिया। इसलिए लोक को उदारवाद का फादर कहा जाता है, जबकि ये सबसे पहले आइडियोलॉजी उदारवाद की होब्स ने दी, लेकिन फादर लोक को कहा गया क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग हुई। इसने लोगों को राइट्स भी दिया कि वो राजा को हटा भी सकते हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आया उदारवाद का। उदारवाद का ही एक नया रूप आज जो हम देखते हैं वो है पूंजीपति या पूंजीवाद। पूंजीवाद का जो कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में पहले खुलापन आया, उसके बाद खुले व्यापार की नीति आ गई। एक देश से जब दूसरे देश से हम व्यापार करेंगे कोई रोक टोक नहीं हुआ, कैपिटलिस्ट लोग अपने मर्जी से व्यापार कर रहे हैं। अब एक देश अब दूसरे देश में जा रहा है तो वहां पे जो भी कच्चा माल उनको दिख रहा है वो वहां से उठा ले रहे हैं। यहीं से अब लालच भी आ गया देशों के अंदर। अब कच्चे माल के लिए अब यहाँ पे क्या हुआ, देशों ने मशीन तो बना ली, अब मशीन में माल डालने के लिए उनको कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कि बेड बनाना है हमें, पलंग बनाना है, तो लकड़ी कहाँ से चाहिए? वो लकड़ी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। अब इसके लिए वो डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं, जैसे भारत अफ्रीकन कंट्रीज में आते हैं, वो वहां पे जाके जब कच्चा माल उनको दिखता है तो उनको गुलाम बना लेते हैं भाई। यहीं से गुलाम बनने की प्रथा स्टार्ट हो गई। और इसके बाद 1750 में आकर 1850 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के दौरान कुछ मुट्ठी भर लोग ज्यादातर संसाधनों पे अपना कब्जा कर लेते हैं, और यहीं से होता है स्टार्ट पूंजीवाद की, उदारवाद की। तो उदारवाद के अंदर ही आता है पूंजीवाद, दोनों अलग नहीं है, एक ही है, बट उदारवाद बहुत बड़ा रूप है, उसके अंदर आता है पूंजीवाद, यानी कि लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे आप जरा देखोगे वर्ड जो है क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, बहुत पुराना, जब उदारवाद का ओरिजिन हुआ था। तो आप इसके चार पार्ट्स कह सकते हो। सबसे पहला क्लासिकल यानी कि प्राचीन, इसके बाद मिडिएवल लिबरलिज्म यानी कि मध्यकालीन उदारवाद, एंड तीसरा है मॉडर्न लिबरलिज्म यानी कि आधुनिक उदारवाद, और चौथा है कंटेम्परेरी लिबरलिज्म यानी कि समकालीन उदारवाद। आज के टाइम का जो उदारवाद है वो क्लासिकल उदारवाद के कॉन्सेप्ट को फिर से आगे लेकर आया है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना ही बताना है। एंड इसके बाद है फीचर्स। फीचर्स में बताना है कि उदारवाद करता क्या है। उदारवाद डेमोक्रेसी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, एंड इंडिविजुअल, एक इंसान की लिबर्टी की बात करता है। ये बोलता है स्टेट को मिनिमम वर्क करना चाहिए, मैक्सिमम काम लोगों पे छोड़ दो। एंड इसके बाद कहता है ये तानाशाही को सपोर्ट नहीं करता, जहां पे भी डिक्टेटरशिप है उसकी अंत की बात करता है ये। एंड उदारवाद लोगों को वोट का भी अधिकार देता है। आज का जो टाइम देख रहे हो आप, ये टोटली उदारवाद के अकॉर्डिंग चल रहा है। दुनिया आज से कैपिटलिस्ट है, क्योंकि मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है तो हार गई है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, सोवियत यूनियन का, उसी टाइम पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी खत्म होगी। मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में। तो ये आज का टाइम पूरा उदारवाद का ही है, जहाँ पे लोगों को लिबर्टी है, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताना है इसके फीचर्स में। बाकी क्लासिकल उदारवाद, जस्ट कंफ्यूजन मत होना, दोनों बोथ आर सेम, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा उदारवाद का कॉन्सेप्ट। इसके बारे में आज से मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई है, आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज एक बार इस वाले वीडियो को देख लेना, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकली एसेस द वेलफेयर स्टेट थ्योरी, यानी कल्याणकारी राज्य सिद्धांत का समालोचनात्मक आकलन कीजिए। क्वेश्चन में आपको ये भी समझना होगा। देखो यहाँ पे कहा गया कल्याणकारी राज्य का समालोचनात्मक। पहले बताओ कल्याणकारी राज्य है क्या? जो सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करता है। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? जो समाज में कल्याण के लिए काम करे। और समाज का कल्याण कब होगा? जब लोगों को रोजगार दिया जाएगा,
जब सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे लोगों को रोजगार मिले, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए भाई काम करूं। अगर प्रदूषण ज्यादा होगा, इंसान ही नहीं जी पाएंगे, तो वेलफेयर स्टेट का क्या काम रह जाएगा। इसलिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। एंड इसके बाद फेमिनिस्ट यानी कि महिलाओं के लिए काम करूं, उनके राइट्स के लिए काम करूं। आप इतिहास उठा के देखोगे तो महिला या पुरुष कहा तो जाता है दोनों समान है, लेकिन उनके साथ दोयम दर्जा का व्यवहार कर कर इंसानियत ने हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन किया है महिलाओं के साथ। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर सोसाइटी का एक काम ये भी है, जो महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है उन खाई को, उन घावों को भरा जाए, उन पे मरहम लगाया जाए, उनको राइट्स देकर, उनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस का राइट्स देकर, ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से वेलफेयर स्टेट के कुछ काम है जो सोसाइटी के भलाई के लिए है, लोगों के भलाई के लिए काम है, चाहे हेल्थ में हो, स्वास्थ्य के लिए, डिफेंस लोगों की सुरक्षा के लिए, एजुकेशन लोगों की शिक्षा के लिए, इसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन क्या आज ऐसा हो पा रहा है? नहीं। क्यों? आज का राज्य है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का राज्य। और वैश्वीकरण के दौर में क्या होता है, आज एक राज्य दूसरे राज्य पे डिपेंड हो चुका है। इससे वो व्यापार करता है, इससे वो कर्जा भी ले लेता है। जब इससे कर्जा ले लिया, जैसे चीन आज साउथ अफ्रीका देश को कर्जा दे रहा है, श्रीलंका को कर्जा दिया उसने, अब इसके चंगुल में फंस जाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों को मानना पड़ता है। अब वेलफेयर का काम रुक जाता है इसी वजह से। अब वो अपने काम वो करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, आज विश्व की दुनिया पूरी एक गांव बन चुकी है और एक देश किसी दूसरे देश पर डिपेंड हो चुका है अपने देश को चलाने के लिए। तो ये खतरनाक भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सही भी है। हमारे पास नहीं है तो भाई डिपेंड तो होना ही पड़ेगा। आज आप किसी से कर्ज ले लो तो क्या आप उसका फालतू बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे भाई। क्या पता भाई अपने पैसे वो कल ही आपसे वापिस मांग ले, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, इसकी अपनी अच्छाइयां भी हैं तो इसके कुछ अपनी कमियां भी हैं, इसलिए इसका आलोचना भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामसी के वर्चस्व यानी कि प्राधान्य से क्या मतलब था? उसने किस तरह मार्क्सवादी रूढ़िवादी स्थिति को बदला था। यानी इसमें आपको बताना है ग्रामसी के द्वारा जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया गया है और ये किस तरीके से मॉडिफाई करता है मार्क्सिस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी को। देखो, सबसे पहले आपको बताना होगा कि मार्क्सवाद क्या है। देखो, मार्क्सवाद एक बंदा था, कार्ल मार्क्स, तो जर्मनी का रहने वाला था और इसने एक थ्योरी दी थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। मैंने आपको बताया ना अभी 1750 से लेकर 1850 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। कुछ ही लोगों के पास पूरे संसाधन आ गए, मशीनों पे, रिसोर्सेस पे उनका अधिकार हो गया और वो पैसे वाले बन गए। जो गरीब था उनके अंडर में काम कर रहा था, तो अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गए और ये खाई बढ़ गई, डिसबैलेंस हो गया पूरी सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आउटकम क्या निकला? एक वर्ग अमीर हो गया और एक क्लास काफी गरीब रह गया। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया कार्ल मार्क्स के द्वारा ये दिया गया, जिसको मार्क्सवाद कहा गया। मार्क्सवाद क्या कहता है कि जितने पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास खूब धन दौलत पैसा भरमार पड़ा हुआ है, ये बेचारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, ये इनका शोषण करते हैं, इसलिए इनके रिसोर्सेज को छीन लो और बाकी जितने भी सर्वहारा वर्ग हैं, जो प्रोलेटेरिएट क्लास हैं, जिनको ये सर्वहारा वर्ग कहता है, उनके अंदर बांट दो और क्लास को खत्म करो। इसलिए पूंजीपति वर्ग रहेंगे तो शोषण रहेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स जो मार्क्सवादी थ्योरी है, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं क्लासलेस सोसाइटी बनाना, यानी सोसाइटी में कोई क्लास ना रहे, इसको हम वर्ग विहीन सोसाइटी कहते हैं, इसमें कोई वर्ग ना रहे। दूसरी ये चाहते हैं स्टेटलेस, स्टेट के ऊपर जो अमीर लोग हैं इनका अधिकार रहता है। अमीर लोग जैसे आज भारत के अंदर अंबानी, अडानी, इन्हीं का अधिकार है, सब कुछ पानी की चलती रहती है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई स्टेट को खत्म कर दो। ये स्टेट जब तक रहेगा ना भाई, ये सर दर्द रहेगा, क्योंकि इस पे अमीरों का अधिकार है। अमीर और स्टेट की जो गवर्नमेंट है ये मिलके गरीबी को शोषण करेंगे। इसलिए कार्ल मार्क्स आता है स्टेटलेस सोसाइटी बनाना, जहाँ पे राज्य भी ना हो, यानी कि राज्य विहीन समाज। तो जब क्लास नहीं होगी, इसको कहा जाएगा समाजवाद। आपने नाम सुना होगा जरूर कभी ना कभी समाजवाद, इसको सोशलिज्म कहा जाता है। यहाँ पे क्लास नहीं होगी इस वाले कंडीशन में। अब जब स्टेट भी खत्म हो जाएगी, इसको कहा जाएगा साम्यवाद, यानी कि कम्युनिज्म, यानी कि जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होगी, साम्यवाद। तो समाजवाद में क्लास नहीं होगी, साम्यवाद में स्टेट नहीं होगी। इस तरीके से ये दो कॉन्सेप्ट आता है कार्ल मार्क्स, इसी थ्योरी को कहा जाता है मार्क्सवाद। ये आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ग्रामसी के वर्चस्व यानी कि प्राधान्य का क्या मतलब है। यानी कि ये जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, मार्क्सिज्म, इसी को आगे बढ़ाता है ग्रामसी, लेकिन ग्रामसी अलग रास्ते पे जाता है। ग्रामसी कहता है कि मैं कार्ल मार्क्स के बातों से सहमत नहीं हूं। ये कार्ल मार्क्स की बातों को नकारता है। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स जितने भी फैक्टर्स है डिस्क्रिमिनेशन के, इन सभी फैक्टर में वो सबसे मेन फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर को मानता है, यानी कि आर्थिक साधनों की वजह से ही दुनिया भर के अंदर संघर्ष पैदा हुए हैं। बाकी जितने भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर्स हो गए, रिलीजियस फैक्टर्स हो गए, ये सब आर्थिक में ही आ जाते हैं, अलग नहीं है ये।
लेकिन ग्रामसी ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिजन नोटबुक्स, और इस बुक के अंदर बताया इसने कि दुनिया भर के अंदर एक और हेजेमनी है। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? वर्चस्व का मतलब। पहले के कॉन्सेप्ट में कहा जाता था जिसके पास मिलिट्री पावर है, जो ताकतवर है, वो किसी कमजोर देश में जाएगा, उस पर हमले करेगा और उसको अपना गुलाम बना लेगा। यही है वर्चस्व, हेजेमनी। बट ग्रामसी क्या कहता है? सोसाइटी में एक और हेजेमनी है, वो है कल्चरल हेजेमनी। जैसे कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म थ्योरी के अंदर आर्थिक फैक्टर यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर पे जोर दिया कि आर्थिक ही सब कुछ है, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उन सबका जड़ आर्थिक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी कि कार्ल मार्क्स ने इन सब का जड़ इतिहास में ढूंढा और इसने इतिहास में इन सबको एक एक करके डिस्क्राइब किया है। लेकिन ग्रामसी क्या कहता है कि इन सब का जड़ कल्चरल में है। आज सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनके मन में ही ये डाल दिया जाता है, उनकी बुद्धि में ही वर्चस्व कायम किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो ग्रामसी अपना कॉन्सेप्ट देता है जिसको कहा जाता है वर्चस्व का सिद्धांत, सांस्कृतिक वर्चस्व, कल्चरल हेजेमनी। और ये कहता है कि कल्चरल हेजेमनी के द्वारा हम पूंजीवाद को खत्म करेंगे। हालांकि दोनों का मकसद एक ही है, कार्ल मार्क्स भी चाहता है पूंजीवाद को खत्म करना और ग्रामसी भी चाहता है पूंजीवाद को खत्म करना। तो पूंजीवाद को खत्म करने का जो तरीका है ग्रामसी का, वो है कल्चरल हेजेमनी। इसलिए कल्चरल हेजेमनी की बात करता है, यानी ये सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करता है। आज कल्चर के द्वारा, इस संस्कृति के द्वारा लोगों के विचार में, लोगों की इस बुद्धि में कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके से अपने विचार भर दिए कि उनको वो अलग लगता ही नहीं है। उनको लगता है ये तो नेचुरली है, ये अमीर गरीब का फासला, ये पूंजीपति, रिसोर्सेस इनके पास में होना, ये तो सब नेचुरली है और ये सदियों चलता आ रहा है। इनको हम क्या, इनको कोई चेंज कर ही नहीं सकता, इस तरीके से मन में बिठा दिया गया है। ग्रामसी कहता है कि इसको चेंज करना है। ये जो कल्चरल हेजेमनी है ना, ये खत्म होगा तब कैपिटलिज्म खत्म होगा। अब इस टॉपिक को इस नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। एक बार आप इस नोट्स को रीड कर लेना, अब बाकी आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ग्रामसी ने वर्चस्व का सिद्धांत दिया है आपने। उसके बाद एक रूढ़िवादी विचारक के रूप में एडमंड वर्क पर एक टिप्पणी लिखी है। एग्जाम में क्वेश्चन चाहे कंजर्वेटिव पे आ जाए या एडमंड वर्क पे आ जाए, दोनों सेम है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जो रूढ़िवाद की बात करते हैं, यानी रूढ़िवाद का मतलब होता है जो हजारों साल पहले से प्रथाएं चली आ रही है, जो भी कस्टम चले आ रहे हैं, जो नियम चले आ रहे हैं, इनको हमें बदलना नहीं है, बल्कि हमें जो चले ये आ रहे हैं इनको हमें फॉलो करते रहना है। क्योंकि हजारों साल पहले जिन्होंने ये पॉलिसीज बनाई हैं, जो नियम बनाए हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह जो हो गए, हमारे पूर्वज हो गए, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था, तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने बनाया होगा, वो आज भी सही है। और अगर उनमें आज कुछ बदलाव लाना है तो उनमें हमें अचानक कोई बदलाव नहीं लाना है, ये सडनली कोई चेंजेस लाने के अगेंस्ट में है। ये कहते हैं हमें पुरानी प्रथाओं को ही फॉलो करना होगा। इसके सपोर्टर है एडमंड वर्क। इन्होंने एक बुक लिखी अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1756 में, और इस बुक के अंदर इन्होंने अपने विचार दिए कि रूढ़िवाद किस तरीके से जो पुराने विचार चले आ रहे हैं, ये इनका सपोर्टर है, इनको सपोर्ट करता है ना, ये प्रथाओं का सपोर्ट करता है जो चले आ रहे हैं। ये अचानक जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, काफी एडवांसमेंट जो आ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये इसके विरोध में है। मशीन लोगों को बेरोजगार कर रहा है, ये मशीन जो है इंसान का जानलेवा बनने वाला है एक दिन, क्योंकि आज जो हम नेचर के साथ खेल रहे हैं ये हमारे साथ एक दिन खेलेगा और हमारी जान ले लेगा। तो रूढ़िवादी विचारधारा स्टेट या सोसाइटी को कंजर्वेटिव यानी कि पुराने प्रथाओं के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। ये बहुत बड़े चेंजेस के अगेंस्ट में, कोई चेंज ऐसा नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। इसकी आलोचना भी करना है, इसलिए समालोचना लिखा हुआ है इसके अंदर। बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद के समन्वय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड डिस्कस इट्स क्रिटिक्स, यानी कि आपको इसमें मल्टीकल्चरलिज्म और लिबरलिज्म इन दोनों के बारे में भी बताना है। एंड मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है ये भी बताना है। देखो पहले आपको मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। जो सोसाइटी के अंदर सभी लोग रह रहे होते हैं, अब इन सभी लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक ही लैंग्वेज है, उनकी एक ही आइडियोलॉजी है, उनका रिलीजन भी एक है, उनकी लैंग्वेज भी एक है। तो इनमें से जो एक ही तरह के लोग हैं सोसाइटी में, वो होंगे बहुमत में, मेजोरिटी में। लेकिन इनमें से कुछ लोग अलग भी हो सकते हैं, बिखरे हुए लोग हो सकते हैं, जिनकी संख्या कम है, तो वो लोग होंगे माइनॉरिटी में। तो मल्टीकल्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुसंस्कृतिवाद का, वो ये कहता है कि सोसाइटी में बहुसंस्कृति, काफी सारी संस्कृति है, अलग अलग तरह के लोग हैं, जिनकी धर्म अलग है, जाति अलग है, मजहब अलग है, बोलचाल यानी उनकी भाषा अलग है। बट इनमें जो बहुमत में है, इनके अलावा जो माइनॉरिटी में है, जो अल्पसंख्यक है, इनके अधिकारों की रक्षा करना बहुसंस्कृतिवाद कहलाता है। यानी कि बहुत सारी संस्कृतियों में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन के लोगों में जो माइनॉरिटी में है, इनकी रक्षा करना, इनको प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटी वालों के साथ कोई दिक्कत ना हो, मल्टीकल्चरलिज्म कहलाता है। इस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है।
लेकिन अब इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि कई देशों के अंदर देखा जाता है, जैसे आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो, वहां पे तमिल और सिंगली दो कम्युनिटी के लोग रहते आ रहे हैं। सिंगली वहां पे मेजोरिटी में है, लगभग 74% वहां पे सिंगली है और लगभग 18% वहां पे तमिल है। भाई बच्चे कुछ है, कुछ अलग कम्युनिटी के लोग हैं। अभी सिंगली कहते हैं भाई हम मेजोरिटी में, इसलिए एजुकेशनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स सब कुछ हमें मिलना चाहिए। एक टाइम ऐसा हुआ जब 1770, 80 एंड 90 के डिकेड्स में इन तमिलों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, जो कि सिर्फ 18% ही है। इसलिए 1976 में वहां पे लिट्टे भी बना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। जब ये लिट्टे बना तो इसने तमिलों के लिए अलग देश की डिमांड कर दी। काफी खून खराबे हुए, मारकाट हुआ। इसके चपेट में भारत भी आया और भारत के राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई वो लिट्टे के द्वारा की गई। प्रभाकरण इसके प्रमुख थे। तो काफी घटनाएं घटी, बट ये हमने देखा कि एक कम्युनिटी किस तरीके से माइनॉरिटी को दबा रहा है। इसलिए जो बहुसंस्कृतिवाद है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है, ये माइनॉरिटी के अधिकारों की बात करता है। जो माइनॉरिटीज में है उनके राइट्स के ऊपर जोर देता है ये। बट इसके अलावा जो उदारवाद है, इसमें सभी को खुलापन है, सभी आजाद हैं। जैसे कि एक थिंकर हुआ हर्बर्ट स्पेंसर, ये कहता था कि दो पौधा हमने एक साथ लगाया है, एक साथ उन पे पानी भी डाला है हमने। अब एक की क्षमता थी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाना, अब एक बढ़ नहीं पाया, इसकी इतनी एबिलिटी थी नहीं, कैपेसिटी इसकी इतनी नहीं हुई, इसलिए ये मुरझा के वहीं पे खत्म हो गया। हार्वर्ड स्पेंसर कहता है जिसके पास योग्यता है वो आगे बढ़ेगा, जिसके पास योग्यता नहीं है वो खत्म हो जाए, अपना मर जाए, कट जाए, मिट जाए, वो धरती का बोझ है। तो क्या आज ये कॉन्सेप्ट सही है? हार्वर्ड स्पेंसर उदारवाद कहीं एक थिंकर है, आज ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है ना। बल्कि जो सोसाइटी में कमजोर है, स्टेट को चाहिए ये कि वो उसकी ज्यादा हेल्प करे। या जो बीमार है, जो बेड पर लेटा है, जो बेड रेस्ट पे, उसको मार दो, वो धरती का बोझ है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए हार्वर्ड स्पेंसर की आलोचना भी की जाती है। जैसे उदारवाद कहता है कि सभी खुलेपन में छोड़ दो। वैसे में जो माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या कम है, अब इनका तो कोई माँ बाप नहीं है, इसलिए उदारवाद के अंदर जो माइनॉरिटी है कभी इनके ऊपर अटैक होते रहते हैं, यानी कि इन पर अत्याचार होता है मेजोरिटी के द्वारा। इनके राइट्स का बैलेंस करना, इनको इग्नोर कर देना, हाशिए पे रखना, राइट से वंचित रखना। इस वजह से बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद के दोनों बीच में आपको ये बताना है कि बहुसंस्कृति में क्या होता है और उदारवाद के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नारीवाद शब्द की उत्पत्ति की पड़ताल कीजिए, नारीवाद के प्रकारों की चर्चा कीजिए। देखिए, नारीवाद का जो मेन मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या एक नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फेमिनिज्म, इसका मतलब ही है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करेगा, सार्वजनिक यानी पब्लिक बनाम प्राइवेट। अब देखो, आप चाहे घर में देखो एक महिला के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, आप बाहर देखोगे तो पॉलिटिकल राइट्स के नाम पे इनको इतने राइट्स भी नहीं है कि संसद के अंदर एटलीस्ट आधे तो महिलाएं हों और आधे पुरुष हों, ऐसा भी नहीं है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखोगे तो यूएनओ या दुनिया के तमाम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे महिलाओं का इतना रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है जितना होना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं है? तो महिलाओं के द्वारा फेमिनिज्म के नाम पे ये डिमांड नहीं की जाती कि पुरुषों से हमें ज्यादा दो, बल्कि ये डिमांड की जाती है कि जितना पुरुषों को मिल रहा है, जो मेल को मिल रहा है, वही फीमेल को भी मिले, ताकि मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म हो सके। तो ये डिमांड करती है फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म के भी कई प्रकार हैं, जैसे उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद यानी कि लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, पर्यावरण फेमिनिज्म, एनवायरमेंटल फेमिनिज्म एंड अनार्किस्ट फेमिनिज्म यानी कि अराजकतावादी फेमिनिज्म। तो उदारवाद के आगे जो लग गया है उदारवादी, तो जो उदारवाद के विचार है वही नारीवाद वाले भी चाहते हैं। वैसे ही अगर मार्क्सवाद लग गया है नारीवाद के पहले, तो जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी है वही नारीवाद की बातें। ये सब आपको मैंने समझाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर, जो सबसे एंड का क्वेश्चन होता है। पहला है शॉर्ट नोट्स, लोकतंत्र के किन्हीं 3 प्रकार बताइए आप, 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहले बात करते हैं हम डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। जहां पे लोगों को बिना किसी धर्म, जाति, मजहब, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर वोट डालने का उनका अधिकार हो जब वो अडल्ट हो जाए। जो क्राइटेरिया अडल्ट का रखा गया देशों के अंदर, तो उनको वोट डालने का पूरा अधिकार हो बिना किसी भेदभाव के। एंड इसके 3 प्रकार पूछा गया है। तो 3 टाइप्स में जो पहला टाइप्स है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व। देखो, जब लोकतंत्र की शुरुआत हो रही थी, जैसे कि मान लो एथेंस में हुआ, प्लेटो के टाइम पे, एरिस्टोटल के टाइम पे, तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? यहाँ पे कोई नेता नहीं होता हमारे आज की तरह, जैसे हम वोट डालने जाते हैं, नेता जो जीतता है वो शासन करता है, ऐसा नहीं था पहले। डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। क्यों? क्योंकि एक एरिया के अंदर पॉपुलेशन हुआ करती थी 100-200 की, तो ये लोग खुद अपना शासन चला लिया करते, यानी कि कोई वोटिंग सिस्टम नहीं था। लोग खुद एक पेड़ के नीचे बैठते थे, एक बात करते थे, हाथ खड़ा करते थे, डिसीजन ले लिया जाता था, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। डायरेक्ट का मतलब होता है जब लोग खुद अपना शासन चलाएंगे, खुद वो रूल करेंगे, उनके ऊपर कोई रूल नहीं करेगा। यानी कि ऐसा कोई वोटिंग सिस्टम नहीं था कि वो अपने नेताओं को चुनाव करे, यानी कोई प्रतिनिधि नहीं होता जो उनको रिप्रेजेंट करेगा आगे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ता चला गया
तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता सीधे शासन नहीं करती डायरेक्ट, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, वो अपनी सहमति नेताओं को वोट के माध्यम से देती है और जो जीत कर आते हैं वो रूल करते हैं। ये हो गया इनडायरेक्ट, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, अब एक ही जगह पे सब बैठकर कानून बना नहीं सकते, इसलिए संसद बना दिया गया। जिनको हमने चुनकर भेजा है अब वही संसद में बैठकर हमारे लिए कानून बनाएंगे। अगर वो कानून बना रहे हैं इसका मतलब है हम ही कानून बना रहे हैं, क्योंकि हमने उनको अपनी सहमति यानी कि वोट दिया, फिर जाके वो जीत कर आए हैं। यानी कि उनके द्वारा एक ही काम जो किया जा रहा है, इसका मतलब हुआ वो हमारे द्वारा काम किया जाता है, वो काम हम ही कर रहे हैं, बस वो हमारे नाम पे वो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन में उनको हमने ही जितवाया है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट के अंदर, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। जिसके अंदर चुनाव करके हम प्रतिनिधि बनाते हैं, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव एक नेता को चुनते हैं, जिसको आज हम एमएलए कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक सांसद, एक विधायक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टिसिपेटरी यानी कि सहभागी। सहभागी का मतलब क्या होता है? देखो आज पॉसिबल तो है नहीं कि सभी को हम पार्टिसिपेट करवा सके, भाई हाँ भाई कानून बनाना है, बताओ कैसे कानून बनने चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। लेकिन ये तो पॉसिबल है कि कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो उसमें एटलीस्ट जनता की सहमति तो ली जा सकती है। अब चाहे वो ओपिनियन किसी ऑनलाइन टूल्स के यूज करते हुए लिया जाए, इंटरनेट के द्वारा किसी भी तरीके से लिया जाए, यानी जब लोग भी अपनी सहभागिता देते हैं, लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना, ये हो गया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। एंड इसके बाद होता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है, जो भी कानून बनाना है, इस कानून को बनाने से पहले जनता के बीच में विमर्श करवाना। दो ग्रुप होंगे, उस पर डिबेट करेंगे, डिबेट के बाद हमें यह पता चल पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस विमर्शी लोकतंत्र को ही हम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें टॉपिक पे विमर्श करवाया जाता है, डिबेट चलते हैं। और आज सोसाइटी में देखते हो अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन होता है, तो कभी कभार डिस्कशन आज भी करवाया जाता है कि भाई ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट आज तो ज़्यादा डिसीजन सरकार खुद ले लेती है जनता के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो ये है 3 टाइप्स, ये आपको पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी और डेलिबरेटिव। ठीक है, आरपीडी इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंड इसके बाद सेकंड शॉर्ट नोट है संप्रभुता का बहुलवादी दृष्टिकोण, यानी कि प्लुरलिस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी। देखो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जब एक देश किसी और देश पे अपना कब्जा स्थापित कर ले, पहला। दूसरा, आज एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया जाए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका। सोवरेनिटी ये भी तो होता है, लेकिन सोवरेनिटी का आज मॉडर्न टाइम में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब एक देश किसी और का गुलाम ना हो, बाहर से और अपने देश के अंदर से। भारत 1947 से पहले ब्रिटिश स्टेट था, यानी हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 1947 के बाद भारत एक नेशन स्टेट बन गया। क्यों? क्योंकि हम आजाद हो गए। यानी कि भारत की जो सोवरेनिटी है, जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, वो भारत के पास आ गई। भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में आजाद हो गया। इसको कहा जाता है संप्रभुता। अब यहाँ पे बहुलवादी कॉन्सेप्ट है। अब बहुलवादी क्या कहता है कि जो मेजोरिटी में है इनसे माइनॉरिटी पे कोई खतरा ना हो, इसका ध्यान रखना है। एंड इसके बाद आता है फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है लोगों का, जो कि जर्मनी के अंदर बनाया गया था। और ये जो कम्युनिटी है ये 1920 और 30 के टाइम पे बनाई गई। और इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर वही लोग शामिल है जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म, ये उसको ही फॉलो करते हैं। और पूरे जर्मनी और दुनिया भर के अंदर ये मार्क्सिस्ट की जो आइडियोलॉजी उसको फैलाना चाहते हैं। ये फिर से चाहते हैं कि जो मार्क्सवाद की जो थ्योरी है, पूंजीवाद को खत्म करना, स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बनाना, ये इसको स्प्रेड करते हैं, यानी कि आधुनिक टाइम में। तो ये लोगों का ये ग्रुप है जस्ट, इसलिए इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रवाद के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। नेशनलिज्म के आपको 2 पॉइंट्स बताना है, 2 थ्योरी बताना है। इसके 2 थ्योरी कौन कौन से? पहला है मॉडर्न थ्योरी, दूसरा है नॉन मॉडर्न थ्योरी। नॉन मॉडर्न थ्योरी में क्या है, जो कि मॉडर्नाइजेशन के स्टार्टिंग से पहले का है। मान लो 15वीं सेंचुरी से पहले जब राजा राज किया करते थे, कुलीन तंत्र हुआ करता था, एरिस्टोक्रेसी हुआ करता था, किसान खेती किया करते थे, उस टाइम पे लोग अपने राइट्स को लेकर इतने अवेयर नहीं थे। बट जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आया, इस टाइम पे लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो गए, उनके अंदर बुद्धि आई। क्यों? क्योंकि कई बुद्धिशाली लोग जो सोसाइटी में पहले से ही हैं, उन्होंने अपने विचारों को लिखना स्टार्ट कर दिया। 1556 में जब जर्मनी गुटेनबर्ग के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई, उसी टाइम से दुनिया भर के अंदर बाइबल या तमाम लोगों के जो विचार है, रूसो, होब्स, इनके जो विचार हैं लोगों के अंदर फैलने स्टार्ट हो गए। आखिर राज्य हम पर शासन करने वाला कौन है? राज्य के कानून को हम फॉलो क्यों करें? राइट्स क्या है? लिबर्टी क्या, इक्वलिटी, जस्टिस क्या है? लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो गए। इसी को कहा गया रिनेंसा, पुनर्जागरण। लोगों को फिर से जगाया गया। तो ये हो गया आधुनिक, जहाँ पे लोगों को राइट्स की डिमांड हुई। और जैसे जब देश गुलाम हुए तो गुलामी से आज़ादी पाने के लिए ही लिबर्टी, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आया।
यहीं से नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। नेशनलिज्म का सिंपल मतलब होता है हमें अपने देश से प्रेम है, हमें अपने देश से इतना प्रेम है कि हमारे देश पे कोई आँच ना आ सके। अब जब ये आँच आएगी तो देश के सभी लोग बिना धर्म जाति मजहब के भेदभाव के मिलेंगे और उस शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे जो हमारे देश में आँच लगा रहा है, यानी हमारे देश पे कब्जा कर रहा है। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से है। तो नेशनलिज्म के दो थ्योरीज है, मॉडर्न थ्योरी और नॉन मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के अंदर आपको बताना है 15th सेंचुरी के आगे का, और नॉन मॉडर्न में बताना होगा 15th सेंचुरी का पहले का, यानी कि सन 1500 से पहले का, जब राजा राजतंत्र हुआ करता, कुलीन वर्ग हुआ करते थे, सामंतवाद, जो भूमि का मालिक है, तो उस टाइम पे डार्क एज चल रहा था, यानी कि लोग अवेयर नहीं थे। तो इस तरीके से पूरे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इस पूरे टॉपिक पे मैंने अलग अलग वीडियोस भी बना रखे, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने नोट्स भी बनाया हुआ है। इस नोट्स को पढ़ लेने के बाद आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है। नोट्स की लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। नोट्स को लेना बिल्कुल मत भूलना। MPS 1, 2, 3, 4 सभी के नोट्स आ चुके हैं। नोट्स को ले लीजिए, 90% आपका सिलेबस उसमें से कवर हो जाएगा। नोट्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो एक बार ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। और एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियरली समझा दिया, ब्रीफली में समझा दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलती, इसलिए दिल का रिश्ता दिल से बनाइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।